Hello, dear students. We're back, and today we are going to start with chapter 11, digestive system. और ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी आपके डेली लाइफ से डील करता है ना। आप भले ही आगे चल के, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, बायोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं 11th एंड 12th क्लास में, बट दीज चैप्टर्स आर गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर लाइफ। मतलब ये नॉलेज हर इंसान को, हर इंडिविजुअल को होनी चाहिए, बिकॉज दिस पर्टेन्स टू योर ओन बॉडी। ये आपकी अपनी बॉडी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये हर इंसान को होनी ही चाहिए। ओके, एवरीबडी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि ये हमारे खुद के बारे में है। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर। और ये चैप्टर आपके बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से ना एक दो शॉर्ट क्वेश्चंस और जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से एक पार्ट 5 मार्क्स का या पूरा कई बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। और डायग्राम वाला क्वेश्चन इसमें से एक ज़रूर आता है, जैसे इसमें टूथ का डायग्राम है या आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, या फिर अभी हम आगे और देखेंगे, आई विल टेल यू अबाउट ऑल द डायग्राम्स। तो ये डायग्राम्स भी प्रैक्टिस करने बहुत ज़रूरी हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। अब सबसे पहली बात यह है कि डाइजेस्टिव सिस्टम करता क्या है हमारी बॉडी में, और वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है कि हम जो भी खाना खाते हैं, वट एवर फूड वी इनटेक, चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, किसी भी फॉर्म में हो, रॉ हो या कुक्ड हो, हम जो भी फूड अपनी बॉडी में लेते हैं, हमारी बॉडी उसको एज सच यूज़ नहीं कर सकती है। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू सम अदर फॉर्म फॉर इट टू बी अब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी। तो वो जो फॉर्म होती है जिसमें कि हमारी बॉडी उसको यूज़ करती है, हमारे रॉ फूड को उस फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम डाइजेशन बोलते हैं। और हमारा ये काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपके सिलेबस में ह्यूमन बींग्स का ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री कैनाल है हमारी पूरी, और उसके साथ एक दो एसोसिएटिव ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारी जो पूरा सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, वो एक पैसेज की फॉर्म है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल आपकी स्पेलिंग यहाँ ले दिए रखिए, एलिमेंट्री कैनाल ये रहा। एलिमेंट्री कैनाल जो है आपकी, इट स्टार्ट्स विद योर माउथ, जिसको हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, एंड एंड्स एट योर एनस, जहाँ से आप अपना अनडाइजेस्टेड या जो रिमेन्स हैं वो एक्सक्रीट करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड। उसके साथ हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एसोसिएटिव ग्लैंड्स भी होते हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हैं और हमारा लिवर है। ये हमारे ग्लैंड्स जो हैं ये हमें डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमें फूड डाइजेस्ट क्यों करना है पहले, है ना, क्योंकि हम जो फूड खा रहे हैं, चाहे वो कुक्ड हो चाहे रॉ हो, पहले हमारे टीथ उसे च्यू करते हैं, फिर वो आगे क्या होता है वो देखते हैं। तो पहले तो बात ये हो गई कि डाइजेशन क्यों है, तो वो ये इसका रीज़न ये हो गया कि द फूड वी ईट मस्ट बी चेंज इनटू अ सॉल्युबल एब्जॉर्बेबल फॉर्म टू गेट अब्जॉर्ब बाय द ब्लड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इन आवर बॉडी। ओके, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लूकोज जो है वो एज सच हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको हम इसलिए ब्लड में भी डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ डाइजेस्टेड एज सच। हमारी बॉडी में ब्लड में वो चला जाता है और ब्लड उसको पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, they require a breaking down of their molecules into smaller units so that they could pass through the cell membranes of the wall of the gut। जो हमारा पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है इसको हम गट भी बोलते हैं, स्पेशली द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे डाइजेशन की दो डेफिनेशन दे रखी है कि डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ नेचुरली अकरिंग फूड स्टफ्स इनटू डिफ्यूजिबल फॉर्म। ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करें जहाँ पे जिस चीज़ को हमारे सेल्स एब्जॉर्ब कर सकें, मतलब इतने माइन्यूट पार्टिकल्स में हमें अपने फूड को कन्वर्ट करना है। या फिर एक और डेफिनेशन है कि डाइजेशन इज एनी चेंज विच मेक्स द फूड्स सॉल्युबल एंड ऑफ सच केमिकल नेचर दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब थ्रू लिविंग मेम्ब्रेन्स। ठीक है, फूड को हम ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि हमारी मेम्ब्रेन्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये आपका मेन पर्पस है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके, और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारे फूड के मेन कंपोनेंट्स हैं वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अल्टीमेटली वो जब हमारे ब्लड में जाते हैं, दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। प्रोटीन्स जो हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स, और कई बार पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स में भी कन्वर्ट होते हैं, वो आप बाद में पढ़ोगे। एंड फैट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो दीज आर द अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। मतलब हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्टीमेटली प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स में,
और पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में, और फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये आगे आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ओके, नाउ हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जिनको हम बोलते हैं एंजाइम्स। अभी जो एंजाइम्स हैं ये क्या चीज़ है? दे आर ऑल्सो नोन एज दी बायो कैटलिस्ट। मतलब कैटलिस्ट क्या करता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। हम हमेशा इट ऑल्टर्स, चेंज करता है। हम ये नहीं कहते कि वो हमेशा इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो ऐसे ही जो एंजाइम्स हैं दे आर बायो कैटलिस्ट। दे ऑल्सो ऑल्टर द रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ आवर बॉडी। हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनके रेट को वो चेंज करते हैं। तो डाइजेशन में भी एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगे आप इसमें लर्न भी करने पड़ेंगे आपको एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम किस फूड को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो एंजाइम की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है यहाँ पे कि एंजाइम्स जो होते हैं दे आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। मतलब बेसिकली प्रोटीन होते हैं, और हमारे जो प्रोटीन्स हैं वो एक्सेसिव हीटिंग पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि उनके बॉन्ड्स जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। तो इट इज़ अ प्रोटीन एंड देयरफॉर डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। इट एक्ट्स ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड द सबस्ट्रेट। मतलब कि एंजाइम्स जो हैं, जैसे एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है तो वो प्रोटीन पे ही एक्ट करेगा, वो स्पेसिफिक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, इतना भी स्पेसिफिक हो सकता है कि वो एक टाइप के प्रोटीन पे ही एक्ट करेगा। मतलब वो सारे टाइप के प्रोटीन्स पे अपना एक्शन नहीं करेगा, वो सिर्फ एक ही तरह के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। तो दैट मीन्स दे आर वेरी स्पेसिफिक, दे एक्ट ओनली ऑन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। हम इसको बोलते हैं दे आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। देन दे ऑलवेज फॉर्म द सेम एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। वो जब भी उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं, उस पर एक्शन करते हैं, तो वही एंड प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं हमेशा। मतलब फिक्स्ड रिएक्शन होता है, जो रिएक्टेंट है उसके वही प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं। इट ओनली अफेक्ट्स द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एंड ऑलवेज स्पीड्स अप द रिएक्शन। यहाँ पे हम बायो कैटलिस्ट की जो बात कर रहे हैं एंजाइम्स की, ये जो है पर्टिकुलरली किसी रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं करते कि उसमें एड ऑन हो जाए, वो सिर्फ उसके रेट को चेंज करते हैं। दे अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पे बायो जो हमारा बायो कैटलिस्ट हैं, जो कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये हमेशा रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। हम सिर्फ यहाँ पे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और बाकी एंजाइम्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। लाइक अ कैटलिस्ट दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। उनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और दे एक्ट बेस्ट ओनली एट अ पर्टिकुलर पीएच। मतलब या तो वो एसिडिक हैं तो वो उस पीएच पे एक्ट करेंगे, अल्कलाइन मीडियम में काम करते तो अल्कलाइन पीएच पे एक्ट करेंगे। अगर कोई ऐसा एंजाइम है जो कि एसिडिक पीएच पे काम करता है, उसको हम अल्कलाइन मीडियम देंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि कोई ऐसा एंजाइम है जो अल्कलाइन मीडियम में काम करता है तो हम उसको एसिडिक पीएच देंगे तो इट विल नॉट वर्क। इट एक्ट्स बेस्ट विद इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। ये जो है एक पर्टिकुलर इनकी टेम्परेचर रेंज है, उसी पे काम करते हैं। दैट इज नॉर्मली between 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज देयर ऑप्टिमम टेम्परेचर। मतलब ये अगर इससे कम टेम्परेचर होगा तब भी काम नहीं करेगा, और इससे ज़्यादा होगा तब भी काम नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनकी डी नेचरिंग हो जाती है, वी कॉल इट डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन्स। इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज कर लेते हैं, उनकी नेचर चेंज हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब खाना हम फ्रिज में रखते हैं वो ख़राब नहीं होता है। क्यों ख़राब नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी बंद हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है। अदरवाइज बाहर तो सारे काम होते रहते हैं, इसलिए वो ख़राब हो जाता है। ऑलराइट, नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल आपकी मस्कुलर ट्यूब है जो कि आपके माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे एंड होती है। इट इज़ अबाउट 9 मीटर्स लॉन्ग और बहुत ज़्यादा कई रीजन्स में कॉइल्ड होती है, जैसे कि स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में काफ़ी कॉइलिंग होती है इसकी, और डिफरेंट इसके रीजन्स हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। 2 और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लिवर और पैनक्रियास, जो कि हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, और सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टोटल हमारे एसोसिएटिव ग्लैंड्स जो हैं वो हैं 3। ओके, वी हैव 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन से? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स फिर 3 टाइप के होते हैं, लेकिन हम उसको ग्लैंड की तरह एक ही काउंट करेंगे। तो 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन से? हमारे सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। तो ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब ऑर्गन्स क्या क्या आते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जैसे कि हमने ये डायग्राम देख लेते हैं हम एक बार। देखो यहाँ से आपके ये जो माउथ है
है ना। यहाँ से आपकी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो रही है और यहाँ से ये फेरिंग्स, ये ईसोफेगस, कोई और कलर लेते हैं, ये ईसोफेगस, ये आपका स्टमक, यहाँ से आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट हैं, यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई विच इज़ एंडिंग एट द एनस। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम इसी के बारे में पढ़ने वाले, यही देख लें थोड़ा सा, है ना, आगे जाने से पहले। अब आप देखो ये आपके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, हमने कहा था सलाइवरी ग्लैंड्स 3 तरह के होते हैं, 3 तरह के दे रखे हैं। पहले हैं सबलिंगुअल ग्लैंड ये वाले, दूसरे पैरोटिड ग्लैंड, तीसरे ये जो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और ये जो पूरा हमारा ओरल रीजन है, माउथ का जो रीजन है, हम इसको बकल कैविटी बोलते हैं। ये पूरा जो रीजन है ये बकल कैविटी कहलाता है, दिस होल थिंग, ओके। ये जो पूरा रीजन है हम इसको बकल कैविटी बोलते हैं, हमारे माउथ का रीजन जो है। इसके बाद हम नेक की तरफ आते हैं। नेक में यहाँ पे ये हमारा फेरिंग्स होता है, ये जो रीजन है, ठीक है, जिसे हम अपना गला बोलते हैं, थ्रोट। उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज फूड पाइप। ये आपकी जो एक पाइप है, ट्यूब है, जो कि ये भी बहुत मस्कुलर होती है, जो कि आपके थ्रोट से लेके, माउथ से लेके आपके स्टमक तक फूड को कंडक्ट करता है, वो ईसोफेगस है। इट इज ऑल्सो हाईली मस्कुलर ट्यूब। और इसमें जो खाना मूव करता है, मतलब ये एक ऐसे खाली पाइप नहीं है कि ऊपर से खाना डाला और नीचे टपक गया जाके, तो इसमें खाना मूव करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। एक प्रोसेस होती है जिसको आगे पढ़ोगे आप ये सब, लेकिन मैं यहीं पे डायग्राम में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो एक प्रोसेस होती है पेरिस्टालसिस, जिसकी हेल्प से फूड जो है इसमें मूव करता है। और पेरिस्टालसिस क्या होती है कि जैसे आपकी ये ट्यूब है, सपोज ये आपकी ट्यूब है, तो उसमें ना ऐसे एक बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर ओपन होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर ओपन होती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो खाना ऐसे धीरे धीरे नीचे जाता है। इट इज पुश्ड स्लोली, एकदम से जाके खाना नहीं गिर जाता है। उसके बाद स्टमक आता है, ये पूरा स्टमक है ना, ये स्टमक है। स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन से हैं? डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक डेडुनम, इसको पहले हम हटा दें तो आपको नजर आ जाएगा, ओके। देखो ये जो है ये डिओडेनम हो गई, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये जेजुनम हो गई, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये होता है इलियम। तो ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए। इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये जो जंक्शन है यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, इसके भी 3 पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है इसको, बस इसी पार्ट को हम बोलते हैं सीकम, सिर्फ ये स्टार्टिंग से पार्ट है, इसको सीकम बोलते हैं। उसके ऊपर वाला जो पार्ट है दिस इज असेंडिंग कोलोन, ये जो ऊपर जा रहा है, मतलब असेंडिंग मीन्स ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन। फिर ट्रांसवर्स कोलोन, ये फ्लैट है तो ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो नीचे आ रहा है इसको हम बोल देते हैं डिसेंडिंग कोलोन। तो बहुत सिंपल है ना, सीकम, ये पूरा कोलोन, और ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसको हम बोल देते हैं रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, एंड दिस रेक्टम एंड्स एट द एनस, ठीक है। ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब हम देखते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। तो हमने स्टार्ट किया था माउथ से, ठीक है। माउथ हमारी जो है वो हम उसको ओरल कैविटी भी बोलते हैं, माउथ को हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं या माउथ कैविटी भी बोलते हैं। यहाँ पे ये वो जगह है जहाँ से हम फूड इंजेस्ट करते हैं, और यहाँ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि वेयर डज आवर डाइजेशन स्टार्ट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इट स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, क्योंकि माउथ में हमारे सलाइवा होता है, और सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप एक रोटी का टुकड़ा लो और उसको छोटे से टुकड़ा लो, सब्जी मत लगाओ, और उसको काफ़ी देर तक च्यू करते रहो, तो क्या होगा, जब मुंह में ही रखना है, उसको निगलना नहीं है, डोंट स्वॉलो इट, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो आपको स्वीट लगने लगेगा। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड, मतलब वो जो आपकी रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट था इट गॉट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो वो आपको मीठा लगने लगता है बहुत देर जब च्यू करते हैं तब। तो ये डाइजेशन है, माउथ से ही स्टार्ट होता है। तो हमारी जो ओरल कैविटी है, यहाँ पे फूड को हम च्यू करते हैं, इसको हम च्यूइंग को हम एक और वर्ड यूज करते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट मैस्टिकेशन। जो च्यूइंग ऑफ फूड है इसके लिए हम एक और वर्ड यूज करते हैं, टर्म यूज करते हैं, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मीन्स च्यूइंग ऑफ फूड। तो हम इसको च्यू करते हैं और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। च्यू करते हैं और फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करते हैं,
और हमारे जो ओरल कैविटी इट इज गार्डेड बाय द अपर एंड द लोअर लिप्स. लिप्स किस में हेल्प करते हैं? क्लोजिंग द माउथ, sucking and sipping liquids, speaking and also in perceiving certain sensations of touch and heat. आपके लिप्स पे फील होता है, ठंडा लगाओ, गर्म लगाओ. माउथ क्लोज करने में, कुछ सक करना है तो आप लिप्स की हेल्प से स्ट्रॉ लेके सक कर सकते हो या कप से सिप कर सकते हो. बोलने में भी हमारे लिप्स का बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन होता है. Then you have your tongue which helps in manipulating the food while chewing and mixing it with saliva. tongue जो है वो फूड की मिक्सिंग में हेल्प करती है सलाइवा के साथ. इसके बाद टेस्ट करने में हेल्प करती है. टंग में बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसमें कि टेस्ट बर्ड्स होते हैं. वो डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो डिफरेंट टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट टेस्ट हमें फील करवाते हैं. देन क्लीनिंग द फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द टीथ आफ्टर ईटिंग एंड ऑल्सो इन स्पीकिंग. ठीक है, ये टंग के फंक्शंस है. फंक्शंस आप लोग याद कर लीजिएगा, फंक्शंस भी आते हैं. ये मत कहना कि मैम सब कुछ याद करने को बोल रहे हैं, लेकिन मतलब सिंपल चीज़ें हैं, आनी चाहिए. देन वी कम ऑन टू द टीथ एंड द जो अरेंजमेंट है हमारे टीथ का, उसको हम बोलते हैं डेंटिशन. डेंटिशन का मतलब है द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन आवर माउथ. कितनी तरह के टीथ है, वो कैसे अरेंज्ड है, ऑल दैट इज डेंटिशन. अब जो टीथ है वो काम क्या करते हैं? हमारे फूड को छोटी छोटी बिट्स में बाइट कन्वर्ट करते हैं ताकि उस पर एंजाइम ढंग से काम कर सके. अब एंजाइम उस पर ढंग से क्यों काम करेंगे कि एंजाइम को ना जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा. एंजाइम क्या होता है? एक एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ या जिस पे वो एक्ट कर रहा है उसके साथ बाइंड करता है, उसके साथ कंबाइन कर जाता है और फिर उसको उस पर एक्ट करता है. तो जितना ज़्यादा उसको सरफेस एरिया मिलेगा उतने अच्छे से फूड डाइजेस्ट होगा. आपके बड़े हमेशा कहते होंगे कि खाने को हमेशा चबा चबा के खाओ, आराम से खाओ, चबा चबा के खाओ. दैट मीन्स यू हैव टू च्यू इट वेरी प्रॉपरली सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू वेरी टाइनी पीसेस. तो जितना वो खाना अच्छे से पल्प की फॉर्म में कन्वर्ट होगा उतना अच्छा उस पर एंजाइम्स एक्ट करेंगे. ओके, सो टीथ हमारे स्पीकिंग में भी हेल्प करते हैं. जैसे कि इन्होंने कहा थिक तलवार तंदूर थिन थ्रू, और टीथ बंद करके बोल के देखो तो कैसे बोलोगे. और टीथ से हमारी थोड़ी सी फेशियल ब्यूटी भी एनहांस होती है ना. हमारे मुंह में टीथ नहीं होते तो फेस को एक शेप नहीं मिलती, टीथ होती है तो एक शेप मिलती है फेस को. ओके, एन अडल्ट ह्यूमन नॉर्मली हैज़ 32 टीथ. नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन के 32 टीथ होते हैं, लेकिन कम भी हो सकते हैं क्योंकि इस 32 टीथ में, इन 32 टीथ में हमारा विजडम टूथ भी इंक्लूडेड है. विजडम टूथ सबके नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि विजडम टूथ नहीं है तो विजडम नहीं है ना. ओके, सो अब हमारी जो माउथ है उसमें 4 तरह के टीथ होते हैं. फर्स्ट इज इंसिजर्स. इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो सबसे पहले हैं इंसिजर्स. इंसिजर्स जो है आपके फ्रंट के 4 टीथ हैं, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ. ये हमारे जॉ के बिल्कुल सेंटर में होते हैं. इनका फंक्शन क्या होता है? इनकी कटिंग एजेस बहुत शार्प और ब्रॉड होते हैं, जस्ट लाइक अ चिजल. तो इसलिए बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज होते हैं. फंक्शन ध्यान रखना. इंसिजर्स कितने हैं? 4 on the upper jaw, 4 on the lower jaw, upper teeth, broad surface, और बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज होते हैं. कैनाइन्स 2 ऊपर वाले जॉ में, 2 नीचे वाले जॉ में. 1 on either side of the incisors in each jaw. ठीक है, इंसिजर के बाद एक इस तरफ, एक इस तरफ, ऐसे ही नीचे. These are conical and sharply pointed for holding and tearing the food. ये जो हमारे ऐसे एनिमल्स होते हैं ना जो कि फ्लैश खाते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, जो कार्निवोरस होते हैं, उनके जो आपने देखा होगा लायन है, टाइगर है, भेड़िया, फॉक्स होते हैं, इन सब के जो कॉनिकल टीथ जेब कैनाइन्स होते हैं बहुत पॉइंटेड होते हैं बिकॉज दे आर यूज्ड फॉर टियरिंग फ्लैश. ओके, देन प्रीमोलर्स. प्रीमोलर्स आर 2 on each side in each jaw next to the canines. प्रीमोलर्स 2 होते हैं, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, कैनाइन्स के दोनों तरफ. ऐसे ही नीचे वाले जॉ में भी. ईच प्रीमोलर, ये जो प्रीमोलर है ना, इसके 2 ऐसे फैंग जैसे निकले होते हैं. ठीक है, 2 हिल लाइक प्रोजेक्शंस या 2 फैंग. ये देखो, ये है ना यहाँ, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला. और जबकि ये जो हमारा मोलर है इसके कितने हैं? 1, 2 और 3. तो इसीलिए जो हमारा जो प्रीमोलर है उनके 2 कस्प होते हैं, इसलिए हम उनको बाइकस्पिड भी बोलते हैं. दे हेल्प इन ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग द फूड. तो बाइकस्पिड टीथ कौन से होते हैं? हमारे प्रीमोलर. और मोलर होते हैं ट्राइकस्पिड क्योंकि उनके 3 फैंक्स जैसे निकले होते हैं. मोलर्स आर द लास्ट 3 टीथ और ईच साइड इन द ईच जॉ एंड दे हैव लार्जर सरफेस देन द प्रीमोलर्स. प्रीमोलर से थोड़ा उनका सरफेस एरिया बड़ा होता है, इसीलिए वो ट्राइकस्पिड है क्योंकि उनके 3 फैंग होते हैं.
दे आर द प्रिंसिपल ग्राइंडर्स एंड क्रशर्स ऑफ फूड। जो हमारे ईच जॉ का लास्ट मोलर होता है उसको हम विजडम टूथ बोलते हैं। मतलब हमारे 4 विजडम टूथ होने चाहिए अगर प्रॉपर हो तो, 2 ऊपर और 2 नीचे। मतलब 2 इस तरफ होंगे दोनों जॉज में राइट साइड, और इधर ऊपर नीचे दोनों जॉज में लेफ्ट साइड। तो मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे आपके 4 विजडम टूथ होने चाहिए। और इनको विजडम टीथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अबाउट 17 टू 20 ईयर्स की एज में निकलते हैं, कई बार और लेट भी निकलते हैं। तो इनका कोई विजडम से वैसे एज सच कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, मैमेलियन टीथ के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वी हैव 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, है ना। हेट्रो और होमो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो वी हैव 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, दैट इज व्हाई वी आर हेट्रोडोंट। एंड हम लोग होमोडोंट नहीं है। होमोडोंट वो होते हैं एनिमल्स जिनके की सारे टीथ सेम होते हैं। वी आर हेट्रोडोंट। ओके, अब मैमेलियन टीथ जो है, हमारे टीथ जो होते हैं, दे अपीयर इन 2 सेट्स ड्यूरिंग लाइफ। ये 2 बार हमारे टीथ आते हैं। एक बार जब हम बहुत छोटे होते हैं, अराउंड 6 मंथ से टीथ आने शुरू हो जाते हैं, एंड दे आर नोन एज मिल्क टीथ। ठीक है, फर्स्ट सेट को हम मिल्क टीथ बोलते हैं। वो करीब 20 टीथ होते हैं, और ये आते हैं जबकि बच्चा करीब 6 महीने से आने शुरू हो जाते हैं। इसमें 7-8 महीने दे रखा है, बट यूजुअली 6 मंथ्स के बेबी के टीथ आने शुरू हो जाते हैं। ऑलराइट, और 2 साल तक आ जाते हैं। और इनको हम टेम्परेरी टीथ को डेसिडुअस भी बोलते हैं, क्योंकि ये गिर जाते हैं, उसके बाद ये निकल जाते हैं। एक बार आते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर दोबारा हमारे टीथ आते हैं। अराउंड 6 to 7 ईयर्स में दोबारा आने शुरू होते हैं, और 12 साल तक करीब सारे दांत आ जाते हैं एक बच्चे के, एंड दे आर नोन एज दी परमानेंट टीथ। ओके, सो दैट इज वाई वी कॉल दम, जो पहले आते हैं मिल्क टीथ, उनको हम टेम्परेरी टीथ या डेसिडुअस टीथ बोलते हैं, बिकॉज दे आर नॉट टेम्परेरी, दे फॉल ऑफ। और परमानेंट टीथ जो है वो 12 साल तक के बच्चे के आ जाते हैं, उनको हम परमानेंट बोलते हैं क्योंकि वो ओल्ड एज तक रहते हैं। ओके, नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इज इंडिकेटेड इन अ फॉर्मूला। अब ये एक आपका डेंटल फॉर्मूला होता है, उसको हम डेंटल फॉर्मूला बोलते हैं। और ये डेंटल फॉर्मूला जो होता है, एक जॉ के आधी साइड, 1/2 ऑफ ईच जॉ, अपर जॉ एंड 1/2 ऑफ लोअर जॉ, ऐसे लिखते हैं अपॉन करके। जैसे ये दे रखा है, ह्यूमन चाइल्ड का दे रखा है 2120 2120। 2120 का मतलब क्या हो गया कि 2 इंसिजर्स, ये 2 जो हैं पहले वाले, सबसे पहले हमारे टीथ कौन से होते हैं? इंसिजर्स। तो 2 इंसिजर्स इन अपर जॉ, 1 कैनाइन इन अपर जॉ, 2 प्रीमोलर्स इन अपर जॉ एंड 0 मोलर्स इन अपर जॉ। मतलब कि जो हमारे मिल्क टीथ हैं उसमें कोई भी मोलर नहीं होता है। अब ये सेम चीज लोअर जॉ के लिए, 2 टीथ इन lower jaw, 2 incisors in lower jaw, 1 canine in lower jaw, 2 premolars in lower jaw and 0 molars in lower jaw। तो ये हाफ अपर और हाफ लोअर जॉ के टीथ हैं। आप इनको टोटल करो, 2 1 2 5, ऊपर 5 नीचे 5, तो इधर वन हाफ के कितने हो गए? 10, और सेकेंड हाफ को भी ऐड किया तो हो गए 20 टीथ। तो टोटल जो है वो 20 मिल्क टीथ होते हैं। ऐसे एडोलेसेंट के देखो, 2 2 1 1 2 2 2 2, मतलब 2 पहले वाले 2 क्या है? इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। तो इनको आप 2 1 2 2 2 1 2 2 ऐसे ऐड करो तो ये आ जाएंगे आपके 14 इंटू 2, क्योंकि आधे साइड का इंटू 2, तो 28 परमानेंट टीथ। उसके बाद अडल्ट, जिसमें कि हमने विजडम टूथ भी इंक्लूड कर लिया है, तो ये हो गए 2 1 2 3, मतलब 2 incisors, 1 canine, 2 premolar and 3 molars including the wisdom tooth। तो ये हो जाते हैं हमारे 32 परमानेंट टीथ। लेकिन सबके, मैं आपको बता रही हूँ, सबके 32 टीथ नहीं होते हैं। ऑलराइट, नाउ वी कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। अब एक टूथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जनरल स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, चाहे वो कोई भी तरह का टूथ हो, चाहे वो इंसिजर हो, कैनाइन हो, मोलर हो, प्रीमोलर, जनरल स्ट्रक्चर सबका सेम होता है। एक ऊपर वाला रीजन होता है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, जो कि हमें गम से ऊपर, जो मतलब कि जो हमें विजिबल रीजन होता है उसको हम बोलते हैं क्राउन, जो कि हमें दिख रहा है। ठीक है, बाकी आपका जितना टूथ, आपको ये पता होगा कि जितना टूथ आपका दिख रहा है उतना ही अंदर भी होता है, गम के अंदर भी होता है, जिसको हम बोलते हैं रूट। तो जो पार्ट हमारा दिख रहा है उसको हम बोल रहे हैं क्राउन, जो अंदर है उसको हम बोल रहे हैं रूट। रूट जो है वो बहुत एम्बेडेड होती है। ओके, अब रूट और
क्राउन के बीच का एक छोटा सा पार्ट होता है कंस्ट्रक्टेड रीजन, जहाँ पे कि गम जो है वो थोड़ा सा ऐसे, जैसे ये टूथ आपका निकल कर सकते, जैसे ये आपका टीथ निकल रहा है, तो ये जो गम जो है ना वो इस तरीके से होता है ना, ऐसे इस तरीके से होता है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं नेक। अभी हम डायग्राम में और देख लेंगे। अब टूथ के कितने पार्ट्स होते हैं? पहला हो गया एनामल और आइवरी, जो व्हाइट पार्ट हमें दिखता है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस और ये हमारे क्राउन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब हम बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड खाते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं या बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, तो ये एनामल डैमेज होना शुरू हो जाता है। और तब हमें, आपने ऐड देखा होगा, सेंसोडाइन का ऐड आता है कि वो जल लगते हैं उसको आइसक्रीम खाती है, तो वो ये क्या होता है, एनामल हमारा डैमेज हो जाता है, डेंटाइन डैमेज हो जाता है, क्योंकि हम ब्रश नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या एसिडिक ड्रिंक्स लेते हैं। तो ये जब डैमेज हो जाता है तो वो चीज़ जो हम खा रहे हैं, ठंडा या गर्म, वो हमारे टूथ के अंदर तक पहुंच जाता है, पल्प कैविटी तक, नर्व्स तक पहुंच जाता है। दैट इज व्हाई वी हैव दीज पेनफुल सेंसेशंस। अदरवाइज अगर हम ये सब चीज़ें अवॉइड करेंगे, ढंग से अपने टीथ की हेल्थ मेंटेन करेंगे, ब्रशिंग करेंगे, तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इनामल, आप सोचो, सबसे हार्ड सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी का, ठीक है, और वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो इसीलिए ऐसे फूड स्टफ नहीं खाने चाहिए। देन डेंटाइन, उसके नीचे वाली जो लेयर है उसको हम डेंटाइन बोल रहे हैं, वो बोन से ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इनामल जितना हार्ड नहीं होता है। और इसमें कुछ कैनाल्स होती हैं जो कि पल्प कैविटी के साइटोप्लाज्म होता है उनमें, मतलब ये देखो, ये दे रखा है ना, ये जो पोर्शन है ये इनामल है। इनामल कौन सा पोर्शन है? ये वाला, ठीक है। उसके बाद डेंटाइन ये पूरा पोर्शन है, इसमें तो दिख ही नहीं रहा, काफ़ी डार्क, ओके। ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये डेंटाइन है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर से मैं कर रही हूँ ये पूरा आपका डेंटाइन है। और डेंटाइन के अंदर वाला जो रीजन है ये है ना, ये पूरा आपकी पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी में आपको ये जो ट्री के रूट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये क्या है? आपकी नर्व्स है, जिनमें कि हमें पेन फील होता है। अगर हमारे इनामल और डेंटाइन डैमेज हो जाता है तो यहाँ पे हमें फील होता है, इसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, ठीक है। और ये जो है ये आपकी जॉ बोन है, जहाँ पे कि आपका टूथ एम्बेडेड है। और एक और पार्ट है यहाँ पे, ये देखो, ये सीमेंट है जो कि हमारे टूथ को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये पूरा हमारा सीमेंट है, इसको हम बोल रहे हैं, सॉरी, इसको हम बोल रहे हैं सीमेंट, ठीक है। और क्या है यहाँ पे? ठीक है, नेक जो मैं कह रही थी ना, नेक ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है ना, इसको हम नेक बोलते हैं, ठीक है। रूट हो गई, जॉ बोन हो गई, आपका ये हो गया, ओके। ये आपका एक टूथ का स्ट्रक्चर है कैनाइन का, और ये एक प्री मोलर का स्ट्रक्चर है, सेम चीज है, ओके। नाउ सीमेंट क्या होता है? इट इज अनदर बोन लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग एंड फिक्सिंग द रूट इन पोजिशन। ये देखो, ये हमने यहाँ पे सीमेंट दिखाया था, ठीक है। ये भी है, इसको टीथ को एम्बेडिंग करने में हेल्प करता है, मतलब फिक्स करने में हेल्प करता है, उसको वहीं पे रोक के रखता है। पल्प क्या है? सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू कंटेंट इन द सेंट्रल स्पेस, पल्प कैविटी में होती है टूथ की, और उसमें ब्लड कैपिलरीज होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के बाकी नर्व से कनेक्टेड होती हैं। तो इससे हमें सेंसेशन फील होती है जब हमारी ये ऊपर की लेयर एनामल और डेंटाइन डैमेज हो जाती है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस थिंग टूथ। अब हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, अब हम ये प्रोग्रेस चेक के क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन विल फिनिश दिस। जंबल सीक्वेंस दे रखे हैं, इनको लगाना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले फायरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर नेम द फॉलोइंग, देयर 3 सब डिविजन्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आप ये डिटेल में अभी आगे पढ़ोगे चैप्टर में, लेकिन डायग्राम के हिसाब से इन लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के सब डिविजन हो गई डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। सब डिविजन्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन हो गई सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। आप कोलोन मत लिख देना, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, वो कोलोन के पार्ट्स हैं, ठीक है। प्री सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर, ये आपके सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टीथ। The 3 last grinders are the molars, the pointed teeth for holding and tearing are the canines, the broad sharp cutting teeth are the incisors, the 2 temporary deciduous grinding teeth are the molars. The 2 temporary deciduous grinding teeth, sorry, the 2 temporary deciduous grinding teeth will be not molars but premolars, okay. Then next is
पार्ट एक्सपोज्ड अबव द गम, ब्राउन होता है जो गम के ऊपर हमें दिखता है. द हार्ड सब्सटेंस मेकिंग द कवरिंग ऑफ द टूथ, दैट इज द enamel. The soft connective tissue contained in the central space of the tooth, that is the pulp. Pulp cavity में pulp होता है. Bone-like structure fixing the root in position is the cement, and slight constriction between the root and the crown is the neck. So this finishes with the first part of the chapter. Children, it is a request to you that please subscribe to the channel, और आप लोग comments करोगे तो हमें अच्छा लगेगा. मैंने आपको last time भी बोला था, because we know what we are doing, whether it is useful or not useful for you. आप जब कमेंट करते हो तो हमें थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिलता है. वी फील नाइस कि हम कुछ कर रहे हैं तो बच्चों के लिए यूजफुल है. तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए वेदर यू आर बीइंग हेल्प बाय दिस वीडियोस. ये लेक्चर्स जो आपको हम दे रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है. आप प्लीज़ कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, सो दैट आपको सारे वीडियोस मिलते रहें टाइम से. एंड ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम्स में. और इसके बाद जब आप 10th में आएंगे तो 10th के लिए भी वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मटेरियल. अभी चैनल पे इतना 10th का मटेरियल नहीं है, बट वी आर गोइंग टू डू इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो आपको ये आई थिंक इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन. सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट. ओके.